आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ किसान आंदोलन लगभग 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और किसान सरकार की दहलीज पर बैठे हैं। ये तानाशाह सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जुझारू किसान समर्थक विदिशा से हमारे दीपक पांडे जी। आज उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। पांडे जी, आपको क्या लगता है अभी तक जो सरकार का रवैया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार असंवेदनशील हो गई है। सरकार के अंदर संवेदनशीलता बची नहीं है। मतलब वो जानना ही नहीं चाहती कि इस देश में प्रजातंत्र भी कोई चीज़ होती है। वो ये समझ बैठी है कि कहीं ना कहीं हमें कैसे भी हो राम के नाम पर हम वोट बटोर लेंगे। मतलब भगवा के नाम पर देश को फिर छल लेंगे, जो लगातार वो छलते आ रहे हैं। और उस पर उन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो धंधा मचा रखा है वो ये लगातार कर रहे हैं। और लोग इसमें भावनात्मक उलझकर इनको वोट देते चले आ रहे हैं। लोग नैतिक बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार की बात होना चाहिए। ये 4 बातों से हटके तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन मेन मुद्दों की बातों से सरकार हट गई है और डाइवर्ट ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जैसा आप बता रहे हैं कि ये भावना मुद्दों पर चल रहे हैं लोग। जब तक पंडित नहीं जागेंगे, जब तक पंडित आरएसएस में खुलकर ये नहीं बोलेंगे कि धर्म में जो भ्रम है उसको उन्हें तोड़ना होगा और उनको उस पंडित की तरीके से खड़ा होना होगा जिस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय ने खड़े होकर सती प्रथा का विरोध करा था। आज उसी तरीके से उस खोल से निकलना होगा और ब्राह्मण को आकर ये कहना होगा कि साहब, समाज में समाज नीति चाहिए, ना कि धर्म चाहिए। धर्म का काम शंकराचार्यों का है। शंकराचार्य आकर धर्म पर बात करें, ना कि राजनेता बात करें। क्योंकि धर्म को आज तीसरी बार छला जा रहा है। भगवा के नाम पर एक बार छला गया था राम राज्य में, जहां पर रावण ने भगवा ओढ़ा और सीता मां को हर लिया। दूसरी बार कृष्ण ने छला था भगवा पहनकर, छल किया था, जहां कर्ण के कवच कुंडल मांग लिए थे भगवा से। और तीसरा छल मोदी कर रहे हैं भगवा के नाम पे। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की बार बार उपेक्षा की जा रही है और लगातार धर्म को बेचने का काम किया जा रहा है। आज राम की बोलियां लगाई जा रही हैं, जो कि राम राज्य में कभी नहीं होता था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, राम राज्य का इतना तगड़ा लोकतंत्र था कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सीधा राम से सवाल कर सकता था। यह था राम राज्य का लोकतंत्र। और ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर आधी रात को बेटी जला दी जाती है, जहां पर क्या कहते हैं, आज योगी जी जाते हैं और ये कहते हैं बेटी बचाओ। तो ये बेटी बचाने का नारा नहीं दे रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं बेटी बचाओ, नहीं तो बेटी के साथ क्या होगा वो योगी जी ने दिखा दिया है। ठीक है, मतलब बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाओ। लेकिन एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अब चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है सोनार बांग्ला का, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अन्य राज्यों में भी हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, असम में भी इन्हीं की रही। इन सारी सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इनका जो नारा है बंगाल के लिए सोनार बांग्ला का, वो कहाँ तक खरा उतरेंगे? इस पर कोई क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आज वहाँ खड़े होकर ये अगर अपने माँ की, पिता की और भगवान की भी कसम खा लें तो इनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतनी तरह से, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि झूठ को भी आज शर्म आ जाती है अपने आप को झूठ कहने में, जब मोदी का नाम सामने आ जाता है। तो ये बड़ी परेशानी हो गई है। डिक्शनरियों में नाम पलट दिया गया है, सच के विलोम शब्द में झूठ को डाल दिया गया है और झूठ को हटा के मोदी से रिप्लेस कर दिया है। मतलब इस तरीके से मोदी की व्यापकता छा गई है झूठ के नाम पे। तो मैं बता दूं, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने, आज 7 साल में 14 करोड़ रोजगार नहीं है। मतलब कि 14 करोड़ रोजगार है नहीं हमारे पास। जब नोटबंदी की बात हुई तो जेबों से नोट चले गए। जब जीएसटी की बात की तो लोगों के व्यापार छिन गए। आज कृषि कानून की बात कर रहे हैं, इसे भी ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। हर ऐतिहासिक फैसले के बाद अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है। आज हमारी जीडीपी गिर गई है, माइनस में जीडीपी कभी नहीं हुई देश की। और राष्ट्र तब बनता है सर, जब राष्ट्र में सारी सरकारी संपत्तियां होती हैं। देखिए, 567 रियासतों को एक कर राष्ट्र बनाया था। आज इन्होंने उन सबको निजी कर दिया, बेच दिया। जनता का हक सरकारी संपत्ति पर होता है और उसको राष्ट्र कहते हैं। लेकिन इनने हर चीज को बेचकर उसको निजी कर दिया। फिर टैक्स किस बात का चल रहा है? टैक्स तो राजकोष में जाता है। उस राजकोष से सरकार चलती है, जिसके बदले हमें अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, अच्छा रोजगार मिलता है और अच्छी सुरक्षा मिलती है। लेकिन ये सारे दावे एक तरफ से नकारे से लगते हैं। और देखिए, उसी बेटी की उपेक्षा करने जा रहे हैं ये। वहां पर एक बेटी, जिसे बांग्ला का बागन कहा जाता है, शेर कहा जाता है, जो आज भी चप्पल में चलती है, सिंपल साड़ी पहनती है, ममता बनर्जी, उसको हराने जा रहे हैं। मतलब उस नारी की उपेक्षा कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो सदा से नारी की उपेक्षा करते आए। इनके कार्यकाल में
बहुत कम है कि नारी को कहीं सम्मान मिला हो, क्योंकि ये लगातार राम का नारा भी जय श्री राम कर कर बोलते हैं, सिया राम कर कर कभी नहीं बोलते, सीताराम कभी नहीं बोलते। ये नारी उपेक्षित करने वाले लोग हैं जो आज भी वहाँ जाकर ममता बनर्जी को हराकर ये बताना चाहते हैं कि हम पुरुष प्रधान देश चाहते हैं, नारी प्रधान देश से हम हटते हैं, नकारते हैं ये लोग। आप क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में, जी, विशेषकर बंगाल की जनता से इस चुनाव के संदर्भ में? मैं बंगाल की जनता को सिर्फ और सिर्फ कम शब्दों में यही कहूँगा कि देखिए, धर्म के नाम पर बिल्कुल वोट मत दीजिएगा मोदी को, क्योंकि इसकी शक्ल देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है और जिस वक्त से ये आया है तब से पूरा देश बर्बाद हो गया। तो आप इससे काम की बात कीजिएगा, पूछिएगा कि रोजगार कितने लोगों को दिए हैं आपने, मुख्य मुद्दों की बात कीजिएगा। आप ये पूछिएगा कि ये बताओ नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ, जीएसटी का फ़ायदा क्या हुआ, और इस कृषि कानून का किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर फ़ायदा होने वाला है तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, आप यूरोप मत जाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि यूरोप में 1960 में यही कानून लागू किया था जो $425 बिलियन देकर आज वहाँ के किसानों को जिंदा रखा जा रहा है। तो कम मात्रा में किसान थे, लेकिन आपको अगर कुछ करना है तो बिहार में एपीएमसी नहीं है, सरकारी मंडी भी नहीं है। आप पहले वहाँ कुछ करके बता दीजिए, इसके बाद पूरे देश की बात करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ पूरे देश का किसान पंजाब जैसे उन्नत प्रदेश बनाए पूरे प्रदेशों को। धन्यवाद। मैं जगतार सिंह बाज